चार्ज, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अभी अपने को पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमें बताएगा कि दो चार्ज पार्टिकल्स किस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, फिर साथ में डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज क्या क्या है इस फोर्स की, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो आइए कूलम्ब्स लॉ की स्टार्टिंग करते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की, दैट वाज के जो सिमिलर चार्ज पार्टिकल, फिर साथ में डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज क्या क्या है इस फोर्स की, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो आइए कूलम्ब्स लॉ की स्टार्टिंग करते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की, दैट वाज के जो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स हैं वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस आर द टू सिमिलर चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये एक दूसरे के दुश्मन, धक्का मारेंगे एक दूसरे को लाइक दिस, ऐसे रिपल्शन होगी। ठीक है, अपोजिट नेचर के चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये वाला यदि नेगेटिव है, ये वाला यदि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें जो पता है वो क्या है, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड opposite charges attract each other। ओके, तो जो अपने कूलम्ब नाम के एक साइंटिस्ट रहे हैं, कूलम्ब साहब, उन्होंने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट से क्या कैलकुलेट किया कि यदि एक चार्ज को फिक्स कर दें, देखिए ये कोई पॉइंट चार्ज है अपने पास में Q1, 1 नंबर चार्ज है Q1 कोई चार्ज पार्टिकल है, और इसको हमने कर दिया फिक्स। Q1 is fixed. Q1 is not able to move now, it is fixed completely. And at a distance r, एक दूसरा पॉइंट चार्ज हमने रखा Q2, which is free to move. ठीक है, Q1 को फिक्स किया, Q2 is free to move। तो हमने जो कूलम्ब साहब है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो Q1 है वो Q2 को रिपेल कर रहा है, जो Q2 है वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ ऐसे, like this। जो Q2 इस तरफ आया उसका एक्सीलरेशन जो मापा गया, that was force per unit mass। कि जो Q2 इस तरफ गया, इसका जो एक्सीलरेशन था, जिस एक्सीलरेशन से ये मूव कर रहा था, that was F/m। सिमिलरली फोर्स कौन सा था, जो 1 नंबर पार्टिकल ने एक्सर्ट किया था 2 के ऊपर, फोर्स ऑन 2/मास, ये वाला एक्सीलरेशन था। नेक्स्ट क्या करके देखा कि नेक्स्ट टाइम Q2 को फिक्स कर दिया, Q1 को फ्री रखा सेम डिस्टेंस पे r। अब क्या मिला कि जो Q1 है वो इस तरफ मूव करना शुरू हो गया, यानी कि अब Q2 रिपेल करने लग गया Q1 को इस डायरेक्शन में। कितने एक्सीलरेशन से Q1 मूव किया, जो Q1 का एक्सीलरेशन मिला, दैट वाज आल्सो, अच्छा Q1 का एक्सीलरेशन आया हुआ है अपना फोर्स पर यूनिट मास, which was equal to force per unit mass, इस वाले के, यानी कि जो Q2 का एक्सीलरेशन था F2/m, एग्जैक्टली वही एक्सीलरेशन किसका मिला, Q1 का। F1/m बोल दो, F2/m बोल दो, दोनों का एक्सीलरेशन क्या मिला अपने को, सेम मिला। अब जो सेम एक्सीलरेशन हमें को क्या शो कर रहा है कि Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाया, एग्जैक्टली वही फोर्स, उतना ही फोर्स Q2 ने Q1 पे लगाया, तभी तो इनका एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, तो अब जो एक्सीलरेशन अपने को मिला, एक्चुअली वो मिला कितना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बार-बार एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए, उन सब के बाद में कंक्लूजन क्या निकला कि जो अपने को फोर्स मिला है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था, दैट वाज F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है ना, कैसे करके देखा, देखो एक बार जैसे इसकी वैल्यू हमने रखी 2 कूलम्ब, अपने को जो फोर्स मिला, सपोज दैट वाज F,
फिर इसको इसकी वैल्यू को हमने बढ़ाया 3 कूलम 6 कूलम, फोर्स की वैल्यू और ज्यादा आई। नेक्स्ट टाइम चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को और बड़ा किया तो फोर्स और ज्यादा आया। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स इन पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल आएगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 * Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस की स्क्वायर की, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 * Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज K। K is known as electrostatic force constant. What is K here? Electrostatic force constant. तो F is equal to बन गया K Q1 Q2 upon R square. This is electrostatic force between two charged particles. Q1 और Q2 दो charged particles हैं. When the charged particles are placed at a distance r, then the force existing between them is found to be K Q1 Q2 upon R square. जो यहाँ पे K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है जो वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, K can also be written as 1/4 pi epsilon naught. Here a neutron is epsilon naught, which is known as absolute permittivity of free space. Epsilon naught क्या है? Absolute permittivity of free space, and it is equal to 8.85 × 10⁻⁻12 coulomb square per meter square per minute. ओके, एक्चुअली में एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती क्या है? जैसे मान लो दो बच्चे हैं, वो लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सिंपली अपना उनका मीडियम है जो एयर है, तो वो फ्रीक्वेंटली लड़ाई कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। यदि उनको कोई फोर्स लगाना है तो वो लगा सकते हैं। यदि उन्हीं दोनों बच्चों को हम पानी में डाल दें तो फ्रीक्वेंटली नहीं लड़ पाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। पानी उनकी जो लड़ाई है, जो फोर्स, उसको अपोज करेगा। तो जो उनका मीडियम का इफेक्ट है, एयर एक ऐसा मीडियम है जहां पे वो ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं, वाटर एक ऐसा मीडियम है जहां पे बच्चे एक दूसरे पे कम फोर्स लगा पाएंगे, यानी कि मीडियम उनके बीच के फोर्स को अपोज करेगा। सिमिलरली एयर जो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स पे भी इफेक्ट पड़ता है मीडियम का। जो एयर है, एयर के केस में जो इफेक्ट है, जो अपना मीडियम का इफेक्ट है जो फोर्स पे लगेगा, उस इफेक्ट को हम लोग मापते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी की टर्म में। और एयर के लिए जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ये वैल्यू काफी स्मॉल है, यानी कि जो एयर है वो काफी स्मॉल परमिशन देगी, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल परमिशन देगी चार्ज पार्टिकल्स को आपस में फोर्स लगाने का। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स को यदि हम एयर में रख दें तो उनके बीच का फोर्स कितना बनेगा? नेग्लिजिबल बनेगा। ओके, क्योंकि उसकी परमिटिविटी क्या है एयर की? कम है, ठीक है ना। तो ये था अपना कूलॉम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। कूलॉम्स लॉ हमें क्या बता रहा है कि व्हेन टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 and Q2 are placed at a distance r, then force between them will be K Q1 Q2 upon R square or 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ओके, फोर्स अपना आ गया था F is equal to K Q1 Q2 upon R square और K is equal to 1/4 pi epsilon naught. So we can say that F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ओके, तो यदि हम K का डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो K का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? यूनिट हमने लिख दी थी K की जो यूनिट आई थी वो अपना आई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। जो K की वैल्यू थी दैट वाज 9 × 10⁻⁹। तो यदि डायमेंशन फॉर्मूला लिखें K का, तो K का डायमेंशन लिखने के लिए अपने पास पहले K का एक सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लोग K का सिंपल फॉर्मूला निकालेंगे, दैट विल बी F R स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू K Q1 Q2 नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? M1 L1 T -2, डिस्टेंस का स्क्वायर में L स्क्वायर
चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है AT, बिकॉज करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इनटू टाइम विल बी Q। करंट के लिए हम क्या डायमेंशन लिखते हैं A, एम्पियर A, और टाइम के लिए जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के मैग्नीट्यूड फॉर्म के बारे में। वो कूलम्ब्स लॉ मैग्नीट्यूड में हमने क्या सोल्व आउट किया था कि when two charged particles Q1 and Q2 are placed at a distance r, then force existing between them will be K Q1 Q2 over r square, as K is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. We can replace K as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square will be force between the charged particles. Okay. अभी इनकी जो कैलकुलेशन है जो K है वो epsilon naught है, इन दोनों का यूनिट हमने साथ में लिख दिया था। डायमेंशन फॉर्मूले अभी हम एक बार फिर निकाल रहे हैं इनके। जो K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K, इसकी वैल्यू जो अपने यहाँ से आएगी इस वाले फॉर्मूले से वो क्या बनेगी, देखो r स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो f इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू K, Q1 Q2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो K कितना आ गया f इंटू आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। तो अब यहाँ से भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखें हम तो क्या बनेगा, फोर्स के लिए डायमेंशन क्या आता है m1 L1 T माइनस 2, डिस्टेंस स्क्वायर मीन L स्क्वायर, तो डिस्टेंस स्क्वायर के लिए क्या आ गया अपना L स्क्वायर। जो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है AT, कैसे I इज इक्वल टू Q ओवर T, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर टाइम होता है, T इस तरफ आएगा तो करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू Q। ठीक है, अब करंट के लिए क्या लिखते हैं डायमेंशन में एम्पीयर यानी कि A, टाइम के लिए क्या आएगा T, तो चार्ज किसके बराबर आ गया अपना AT। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास में AT, तो इस वाले चार्ज का क्या आएगा AT, इस वाले चार्ज का क्या आएगा AT, और ये बन गया अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला K का। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो क्या मिलेगा m1 L रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, T रेज़ टू पावर माइनस 2 एज इट इज, T रेज़ टू पावर 1 T रेज़ टू पावर 2, T इंटू T क्या हो गया T स्क्वायर, T स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा T रेज़ टू पावर माइनस 2। ठीक है ना, यदि पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव बन गई, A इंटू A रेज़ टू पावर 2 ऊपर जाके माइनस 2। ठीक है, ये क्या बना m1 L रेज़ टू पावर 3, T कितना बन गया माइनस 2 माइनस 4, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो माइनस 2 माइनस 4 एंड A रेज़ टू पावर माइनस 2। ठीक है, ये आ गया अपने पास में K का डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, यदि हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़े तो देखो K है जो वो K किसके इक्वल है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसे 1 है 2 है 4 है या पाई है 22/73.14, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब इनकी डायमेंशन नहीं होगी तो इनके लिए हम कोई भी क्वांटिटी एम वगैरह कुछ भी पुट नहीं करेंगे। तो यदि एप्सिलॉन नॉट का अपने को लिखना पड़े तो देखो अब K इज रेसिप्रोकल ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यदि हम इस 4 पाई को इग्नोर करें क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन है नहीं है तो K क्या है इनवर्स है एप्सिलॉन नॉट का, तो जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो K का इनवर्स होगा। एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा डायमेंशनली एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर K, डायमेंशनली जो एप्सिलॉन नॉट है वो K का इनवर्स है, तो क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला देखो m K में पावर +1 थी, अब इसकी उल्टी कितनी -1, L में पावर +3 थी, इनवर्स कितनी -3, T में पावर -4 थी, इनवर्स कितनी +4, A -2 था कितना +2। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एरिया के फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स लॉ मैग्नीट्यूड फॉर्म में अपने पढ़ लिया था, K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, K और एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अच्छा अब देखो ग्राफ, यदि हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़े फोर्स और डिस्टेंस के बीच में तो क्या रिलेशन है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है ना, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसे आ जाएगा, जैसे जैसे r इंक्रीज होगा वैसे वैसे F डिक्रीज होगा, ग्राफ हमारा कैसे बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर।
अच्छा, यदि ग्राफ अपने को प्लॉट करना पड़े F और 1 और R स्क्वायर के बीच में, तो कैसा ग्राफ आएगा? F और 1 और R स्क्वायर के बीच में, देखो जो F है वो R स्क्वायर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर ना। अकेले R स्क्वायर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F, बट 1 अपॉन R स्क्वायर के डायरेक्टली है। 1 अपॉन R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ आ गया अपना F और R के बीच में और F वर्सेस 1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया हमने, क्या होता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, उसका ग्राफ आ गया, कुछ क्वांटिटीज थी K एप्सिलॉन नॉट वगैरह वो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच का, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? वो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर रखी हैं, ये एक एक करके अभी हमें समझनी है, ठीक है। देखो सेंट्रल फोर्स की सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो एक्ट करेंगे अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज। फॉर एग्जांपल यदि दो चार्ज पार्टिकल यहाँ हैं Q1 और Q2, ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं एट अ डिस्टेंस r, देन जो Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, सपोज इट इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, जो Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे अट्रैक्टिव होगा, श्योर, क्योंकि ऑपोजिट नेचर है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो जो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा वो अट्रैक्ट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ये भी अट्रैक्ट का मतलब पास आएगा, ये भी तो पास आ रहा है ना, ये भी पास आ रहा है, पास आ गई, बट फोर्स ये वाला पाथ गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो सेंटर लाइन के अलोंग लगता है। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है कि जो दोनों चार्ज बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन के अलोंग लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो 1 नंबर 2 नंबर पे फोर्स लगाएगा दैट विल बी अलोंग दिस लाइन, ये वाला होगा फोर्स ऐसे, और Q2 जो Q1 पे लगाएगा वो भी इसी सेंटर लाइन के अलोंग होगा, ठीक है ना। तो फोर्स always acts along line joining the center of the charge bodies, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी हो गई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, है ना, सेंट्रल फोर्सेस। अच्छा, और क्या है देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेक्स एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या है? यदि Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा 10 न्यूटन से, then Q2 will also attract Q1 with 10 न्यूटन, ठीक है ना। जो फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पे एग्जैक्टली उतना ही फोर्स Q2 लगाएगा Q1 पे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब Q1 ने Q2 को अट्रैक्ट किया अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, Q1 ने Q2 को अट्रैक्ट किया अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, Q2 ने Q1 को अट्रैक्ट किया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये क्या है कि जो फोर्सेस हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं, और ऐसे फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो डायरेक्शन में अपोजिट हो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो क्या बनाते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, हेंस दे ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी तो यही है ना कि जो दो फोर्सेस होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे। अच्छा, जो अपना जनरल केस है उसमें क्या है कि Q1 Q2 पे बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा कि जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा कितना लगाएगा? K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q2 Q1 पे लगाएगा कितना लगाएगा? K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे कितना लगाएंगे? K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। वैल्यू फोर्स की सेम होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेक्स एक्शन रिएक्शन पेयर या कपल बनाते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज बॉडी। इसको समझो ध्यान से। जैसे सपोज कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, ठीक है। अब Q1 ने Q2 को अट्रैक्ट किया सपोज 10 न्यूटन से, ठीक है।
Q1 ने Q2 को अट्रैक्ट किया कितने न्यूटन से, 10 न्यूटन से। अब कोई थर्ड चार्ज बॉडी आ गई अपने पास में Q3, ठीक है, थर्ड चार्ज बॉडी आ गई Q3। अब जो Q1 है, सपोज कि Q3 भी नेगेटिव है, तो Q1 है वो Q3 को भी अट्रैक्ट करेगा। सपोज Q1 ने Q3 को अट्रैक्ट किया 8 न्यूटन फोर्स से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि Q1 जो पहले Q2 पे 10 न्यूटन लगा रहा था, अब इसके आने की वजह से इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। Q1 Q2 पे 10 न्यूटन लगा रहा था, लगाएगा हमेशा 10 न्यूटन ही लगाएगा। इसके आने या ना आने से इसके फोर्स पे कोई नेट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो Q1 है पहले केवल 10 न्यूटन लगा रहा था, लेकिन अब इसके द्वारा लगाया जाने वाला टोटल फोर्स 10 न्यूटन नहीं होगा। अब ये वाला इस पे भी फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, इसके ऊपर जो लग रहा था वही लगेगा, ये जो लगा रहा था इस पे वही लगाएगा, लेकिन इसके द्वारा लगाया जाने वाला टोटल फोर्स वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी लगाना शुरू कर दिया है ना, ठीक है। आपको समझ में कि जो एक पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो वही लगेगा। ये पार्टिकल यहाँ पे हो चाहे ना हो, चाहे कोई और भी पार्टिकल आ जाए Q4, इनके बीच का फोर्स रहेगा 10 न्यूटन। हाँ, अलग अलग यदि निकालें, इसका टोटल फोर्स निकालें तो वो चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इंडिपेंडेंट होगा किसी दूसरे चार्ज से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं जो कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वो फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उन फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब सपोज किया कि ये पार्टिकल Q1 है, ये वाला पार्टिकल अपना Q2 है, ठीक है ना। अब Q1 is at a distance 2 meter from point P, ओके, और Q2 is at any distance x from point P। अब यदि हम Q2 को P पॉइंट पे लेके आए, इस रास्ते से ले आए, तो मान लो अपने को वर्क करना पड़ा 10 जूल, ठीक है ना। Q2 को लेके आए P पॉइंट पे, तो Q1 इस Q2 को अपोज करेगा, बिकॉज दीज आर ऑफ सेम नेचर। तो Q2 को यदि हम आगे लाने की कोशिश करेंगे तो Q1 विल रिपेल Q2। तो Q1 के अगेंस्ट जो काम करना पड़ेगा वो हमने कितना जूल कर लिया, 10 जूल। इन केस हम Q2 को ऐसे लेके आए तो वर्क निकालेंगे तो भी कितना मिलेगा, 10 जूल। Q2 को ऐसे लेके आए उसी पॉइंट P पे, तो भी वर्क कितना मिला अपने को, 10 जूल। Q2 को ऐसे लेके आए, कहीं से घुमा ला इसको सेम पॉइंट पर, तो भी वर्क कितना मिला अपने को, 10 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q2 के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाएगा, वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड मोर, चाहे पाथ कैसा भी जो पाथ है, चाहे वो कितना भी कवर हो, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, नेट डिस्प्लेसमेंट यदि सेम है Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो नेट फोर्स आएगा, जो नेट वर्क आएगा, वो वर्क क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो यदि ऐसा केस हो कि जो वर्क डन है वो पाथ फॉलो के ऊपर डिपेंड ना करे, तो जो फोर्स काम कर रहा है, जिस फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, उस फोर्स का नेचर कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये Q1 इस पे लगा रहा है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम इसको आगे लेके आ रहे हैं, तो हम किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो हमने काम किया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, एंड इफ वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, देन फोर्स आर सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनको साफ कर देते हैं। आगे कुछ अपने को, आप देखो जो मेजर बातें हैं इलेक्ट्रो की, वो क्या है कि न्यूमेरिकल पोर्शंस अभी हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रो का। अभी से पहले हमने इलेक्ट्रो के कोई खास न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़े हैं, केवल क्वांटाइजेशन पे 2-3 क्वेश्चन किए थे, वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो अपनी कहाँ से स्टार्ट होते हैं,
कूलम्ब लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको कोई भी आगे का कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यू लेक्चर्स पे अवेलेबल रहना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की, ठीक है। देखो, तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक सा कंसेप्ट जो 11th क्लास का है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग शायद पता होगा, 11th सारे पास करके आए हो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद है ना? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपना काइनेमेटिक्स में आता है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है अपने को, इफ वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, both are acting or both are starting from the same point O, ठीक है। तो इन केस हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो, भाई किसी पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं ए और बी, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा पैरेललोग्राम लॉ से हम कैसे निकालते हैं, गिवन वेक्टर से पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, ए के पैरेलल लाइन खींचो, बी के पैरेलल लाइन खींचो, ए के पैरेलल लाइन आ गई अपनी ये वाली, बी के पैरेलल आ गई ये वाली, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है अपने को कि जो यदि दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दोनों साइड के लोग एक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये डायगोनल देगा, ये डायगोनल आ गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ये पैरेललोग्राम लॉ है। तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या आती है, स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where theta is the angle between vector a and vector b, ओके। डायरेक्शन जो रिजल्टेंट वेक्टर की आती है, सपोज दिस इज एंगल बीटा, डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा ओवर a प्लस बी cos थीटा, ये आता है अपना डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये अपना पैरेललोग्राम लॉ है, इसको हम लोग वाइडली यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि कूलम्ब्स लॉ नहीं यूज करेंगे, बाद में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो ये वाला कंसेप्ट अपने को याद रखना है। अच्छा, और देखो इन केस यदि कहीं पे ऐसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, मान लीजिए F1 है, ये F2 है, इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स अपने को निकालना है, बताओ कितना आएगा। तो नेट फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं हम उनको डायरेक्टली अलजेब्रा के रूल से नहीं जोड़ सकते, तो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए अपने पास में स्पेशल वेक्टर के रूल्स होते हैं, और उन्हीं रूल्स में से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक रूल है। तो F1 F2 दो वेक्टर हो गए, इनका अपने को रिजल्टेंट निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, F1 और F2 का पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो इसकी पैरेलल साइड ये आ गई, इसके पैरेलल साइड ये वाली होगी, ठीक है। ये क्या बन गया, अपने पास एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम लॉ से बन गया अपने पास ये वाला डायगोनल, सपोज दिस इज F। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, ठीक है ना। इन केस मान लो अपने को फोर्सेस ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे और ऐसे, ये मान लो F1 है और ये मान लिया हमने F2 है। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, सेम हो गया तो कोई बात नहीं, ये मान लो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ये दो फोर्स हैं, सपोज F1 एंड F2, रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी, हमें क्या करना है, उसका पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके पैरेलल ये वाली साइड आ गई, इसके पैरेलल ये वाली साइड आ गई, पैरेललोग्राम बन गया। अब डायगोनल आ गई ये वाला, तो आ गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा की बार ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम का यूज करके रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ओके। तो आओ कुछ एग्जांपल देखते हैं इसकी। बिल्कुल इजी एग्जांपल है,
suppose this is 3 meter, this is 4 meter, this is x, ये वाला चार्ज है -1 कूलम, ये वाला चार्ज है +1 कूलम, ये वाला चार्ज है +1 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड नेट फोर्स ऑन -1 कूलम। नेट फोर्स निकालना है -1 कूलम पे कितना आएगा। ठीक है, 1 कूलम पॉजिटिव है, ये वाला -1 कूलम है, दिस इज 3 मीटर 4 मीटर x, फाइंड नेट फोर्स ऑन -1 कूलम। ठीक है, करो शाबाश। आप इसको सोल्व करो, तब तक मैं ये कोड सॉल्व करूंगा। देखो अब ये वाला 1 कूलम है, सबसे जरूरी बात क्या है, यहाँ पे अपना -1 कूलम है, दिस इज +1 कूलम, दिस इज +1 कूलम। अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। हमें क्या देखना है, पैरेललोग्राम में लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता करना है कि जिस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, यहाँ पे किसके ऊपर निकालना है, -1 कूलम के ऊपर निकालना है, तो जो फोर्स लगेगा वो -1 कूलम पे लगेगा। जो मोशन होगी, फोर्स की वजह से जो मोशन होगी, मूवमेंट होगी, वो -1 कूलम की ही होगी। तो जिसके ऊपर फोर्स निकालना है ना, उसी की मूवमेंट होगी, तो वहीं से अपने को फोर्स शुरू करने हैं। ये +1 कूलम है, ये अट्रैक्ट करेगा इसको लाइक दिस, सपोज दिस इज F1। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है कि भाई ये इस तरफ चला जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, ये गलत हो जाएगा। नेट फोर्स इस पे निकालना है तो इसको मूव करवाना है। ठीक है ना, फोर्स की डायरेक्शन अपने को यहाँ से शुरू करनी है। ये वाला पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस वन, F2। पैरेललोग्राम बन सकता है इनसे, F1 और F2 आ गए। देखो ये ऐसे है, F1 F2 बन सकता है पैरेललोग्राम, ऑफ कोर्स बन सकता है। इसके पैरेलल ये वाली साइड, इसके पैरेलल ये वाली साइड, बन गया पैरेललोग्राम। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा, ये डायगोनल देगा F। इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती है अपनी, ये हम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, तो कितनी आ गई, स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, देखो F1 कितना आ जाएगा, Q1 कितना है अपना 1 कूलम, Q2 कितना है -1 कूलम, लेकिन हम केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे। कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसमें Q1 Q2 क्या है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है। यदि पार्टिकल नेगेटिवली गिवन है तो भी हम उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे -1 कूलम है तो इसकी वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 आएगा, केवल -1 नहीं आएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी ओनली मैग्नीट्यूड, साइन कंसीडर नहीं करेंगे। K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 3 मीटर, तो R स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आ गया अपना 9, तो F1 आ गया K/9। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में F1 की वैल्यू कितनी आ गई, K/9, तो F1 स्क्वायर यानी कि K/9 का स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी होगी मैग्नीट्यूड में, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये कितना दे रखा है अपने को 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, कितना है K/16। ठीक है ना, F2 का स्क्वायर K/16 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो F1 कितना है K/9, F2 कितना है K/16 cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, ये वाला एंगल थीटा है, F1 और F2 के बीच का एंगल होता है थीटा, तो ये थीटा बनेगा। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 4, 5 नहीं 4 है, तो cos थीटा आ गया 3/4। ठीक है,
तो सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो कितना आ जाएगा ये, अब तो हो गया 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इसको सिंपलीफाई करके लिख दो अपना नेट फोर्स आ गया। ठीक है, तो कर लेते हैं तो कितना बनेगा ये k स्क्वायर अपॉन 9 81 आ जाएगा, k स्क्वायर अपॉन 256 आ जाएगा, प्लस k स्क्वायर अपॉन 16, 3 जा कितना 48, 48 2 जा 96, ये आ गया अपने पास नेट फोर्स इतनी नहीं। ठीक है ना, तो हमें क्या देखना है, जिस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स निकालना है पहले F1 F2 ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि पैरेललोग्राम लोग कैसे लगाना है, तो नेट फोर्स अपना इस तरह से आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, here it is -1 coulomb, here it is +1 coulomb, +1 coulomb. Question is same, find net force on -1 coulomb. इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है A, साइड A है, A तीनों साइड किसके बराबर है A, अपने को नेट फोर्स किस पे निकालना है -1 कूलम्ब पे। सॉल्व करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी तरह से हो जाएगा। F1 F2 निकालो, पैरेललोग्राम में लगाओ, नेट फोर्स अपना आ जाएगा। देखो +1 कूलम्ब -1 को अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से F1, ठीक है, F1 ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में 1 लिखेंगे अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज a, तो a स्क्वायर, तो ये कितना बन गया K अपॉन a स्क्वायर। अब ये वाला +1 इस -1 को अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से F2 फोर्स से, F2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q1 इंटू Q2, 1 इंटू 1 आएगा अपॉन a स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दोनों फोर्स अपने पास किसके बराबर आ गए, K अपॉन a स्क्वायर, K अपॉन a स्क्वायर। डायग्राम कैसे बनाएंगे, F1 F2 को भी सेपरेट दिखाएं अपन, तो F1 आया है K अपॉन a स्क्वायर, F2 आया है K अपॉन a स्क्वायर। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम बन सकता है इन दोनों से, ये देखो पैरेललोग्राम बन गया, नेट फोर्स ये आ गया अपने पास F, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी नेट फोर्स की, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर यानी कि एक वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पे एक वेक्टर क्या है, ये फोर्स है F1, कितना K अपॉन a स्क्वायर, तो इसका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू cos थीटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, where theta is the angle between F1 and F2। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल में all angles are of 60 डिग्री ईच। ठीक है ना, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, तो थीटा की वैल्यू इज 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है 1/2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 is 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये अपना आ गया स्क्वायर रूट k बाय a स्क्वायर प्लस k बाय a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस k बाय a स्क्वायर स्क्वायर में 3 टाइम्स ऑफ k बाय a स्क्वायर वो स्क्वायर। ठीक है ना, तो √3 into k over a स्क्वायर, दिस इज नेट फोर्स। ओके, 3 स्क्वायर रूट के साथ आएगा बाहर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, k अपॉन a स्क्वायर बच जाएगा, तो नेट फोर्स आ गया √3 टाइम्स ऑफ k अपॉन a स्क्वायर। डन, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल, जो क्वेश्चन है अपना वो सेम है, आपकी बार ये क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड A, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड A, here it is -1 कूलम्ब, -1 कूलम्ब,
+1 कूलम +1 कूलम। ठीक है, स्केयर है साइड ए का, चारों वर्टिसेस के ऊपर पॉइंट चार्ज रखे हैं -1 कूलम +1 कूलम -1 कूलम +1 कूलम। अपने को नेट फोर्स निकालना है ऑन दिस वन, इस वाले -1 कूलम पे अपने को नेट फोर्स निकालना है, कितना है कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले ये वाला +1 कूलम इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, कितने फोर्स से, F1 कितना आएगा K Q1 Q2 1 × 1 1, लिखो ना लिखो K × 1 K आ गया, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस कितना है A, तो K अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ, लेट दिस इज F2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी K Q1 × Q2, 1 × 1 कितना आ गया 1 स्क्वायर, यानी कि 1 K × 1 1 K अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, A है तो A स्क्वायर, तो K अपॉन A स्क्वायर, राइट। ठीक है ना, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया कितना K अपॉन A स्क्वायर, इसने इस पे लगाया K अपॉन A स्क्वायर, तो इन दोनों के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स कितना आ गया, निकालो K ओवर A स्क्वायर, K ओवर A स्क्वायर, पैरेललोग्राम बन सकता है ना, कैसे बनेगा, ये बन गया अपने पास पैरेललोग्राम। नेट फोर्स कितना आ गया, ये आ गया नेट फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, नेट फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर प्लस, ये माना हमने F1, ये माना F2, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री, और cos 90 कितना हो जाता है 0, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 बनेगा 0, और 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा टोटल 0, तो जो नेट फोर्स बचा वो कितना बचा K ओवर A स्क्वायर प्लस K ओवर A स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ, कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ K ओवर A स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है ना, ये नेट फोर्स आ गया, 2 रूट के साथ बाहर आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ K ओवर A स्क्वायर, ये आ गया नेट फोर्स कि -1 कूलम के ऊपर इन दोनों चार्जेस के द्वारा कुल कितना फोर्स लगेगा, √2 टाइम्स ऑफ K ओवर A स्क्वायर। ठीक है, तो जो इन दोनों के द्वारा नेट फोर्स लगा ये वाला, इसका जो नेट फोर्स लगा वो आगे अपने पास ये कितना आया, √2 टाइम्स ऑफ K ओवर A स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला चार्ज पार्टिकल और है जिसके ऊपर फोर्स लगाएगा, नेगेटिव, तो ये तो इसका दुश्मन हो गया ना, ये इसको देखते ही धक्का मारेगा, इसको फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, तो ये कितने फोर्स के साथ रिपेल करेगा कि Q1 Q2, मैग्नीट्यूड Q1 कितना है 1, कितना है 1, तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, ये वाला देखो A, ये वाली साइड बताओ कितनी आएगी, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना, ये वाली साइड का स्क्वायर ना, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर ना, पाइथागोरस से A स्क्वायर कितना आ गया 2A स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, रूट लेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू x। ठीक है ना, तो x की वैल्यू तो आएगी √2 टाइम्स ऑफ A, या इस साइड का स्क्वायर कितना आ गया 2A स्क्वायर, तो K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना निकाला है हमने 2A स्क्वायर, तो यानी कि जो ये फोर्स है ये इसको रिपेल करेगा कितने फोर्स से, K ओवर 2A स्क्वायर, ये आ गया K ओवर 2A स्क्वायर। ठीक है ना, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना था, अब हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला था, ये ऊपर की तरफ, इसका फोर्स नीचे की तरफ, तो -1 कूलम पे टोटल 2 फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब एक फोर्स है ऊपर की तरफ √2 टाइम्स ऑफ K ओवर A स्क्वायर, एक नीचे है K ओवर 2A स्क्वायर, तो नेट कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, ये ऐसे है कुछ, यहाँ पे -1 कूलम है, दिस इज K ओवर 2A स्क्वायर, दिस इज √2 टाइम्स ऑफ K ओवर A स्क्वायर। ठीक है ना, तो
तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव, तो कितना आ गया नेट फोर्स √2 टाइम्स ऑफ k ओवर e स्क्वायर माइनस k ओवर 2 स्क्वायर। k स्क्वायर हमने को निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा √2 k ओवर e स्क्वायर 12 के बच गया √2 माइनस यहाँ पे क्या बचा हाफ, तो कितना आ गया k ओवर e स्क्वायर एलसीएम लेंगे 2 √2 माइनस 1 न्यूटन, ये आ गया नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन माइनस 1 कूलम कितना आ गया k ओवर a स्क्वायर टाइम्स 2 √2 माइनस 1/2। ओके, तो कूलम्ब फ्लो के बेस प्रॉब्लम ऐसी बनती है, ट्रायंगल दे देंगे अपने को, नेट फोर्स निकालो किसी एक चार्ज के ऊपर, कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर रेक्टेंगल दे देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देंगे, कोई और अपने को जो हेक्सागन दे देंगे। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो ये था अपना कूलम्ब्स लॉ और उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे इसको इरेज कर देते हैं। आगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो जितनी भी अच्छी बुक्स है फिजिक्स के ऊपर लगभग सारी के सारे बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं स्केल वाले, ये अभी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था 2018 में, 18 के पेपर में आया था क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको हर अच्छी बुक में मिलेगा जो अभी करवा रहे हैं। तो देखो, एक अपने पास में क्या है, ठीक है, जैसे अपने पास वॉल क्लॉक होती है ना, ऐसे कोई क्लॉक है, ये मिलेंगे 12, 6 बजेंगे, 9 और 3 बजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बजेगा 1 2 3 4 5 7 6 बजेगा 8 10 और 11 1 2 दिस इज 4 5 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब हर एक पॉइंट ये 12 पे रखा है हमने 12 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5। ठीक है ना, इस तरीके से हमने रखा। ठीक है, और जो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, सारे के सारे डिस्टेंस सेम है, जो किसके बराबर हैं, ऑल आर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना, रेडियस कितनी है अपनी इसकी 1 मीटर है। ओके, तो अपने को निकालना क्या है, देखो जो सेंटर पे एक चार्ज रखा है +1 कूलम, यहाँ पे कितना है +1 कूलम। क्वेश्चन क्या है, नेट फोर्स ऑन 1 कूलम, जो सेंटर पे है ये 1 कूलम, इसके ऊपर अपने को नेट फोर्स निकालना है कितना है। ठीक है, देखो करते हैं। पहले जो 12 कूलम है वो 1 कूलम को रिपेल करेगा नीचे की तरफ। ठीक है ना, ये 1 कूलम को फोर्स लगाएगा नीचे से। ठीक है, कितना फोर्स लगाएगा 12 कूलम, ध्यान से देखते जाना। K Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस स्क्वायर, Q1 कितना है 12, Q2 कितना है 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज 1 मीटर, डिस्टेंस स्क्वायर कितना आ गया 1 स्क्वायर यानी कि 1। तो 12 कूलम ने 1 कूलम पे कितना फोर्स लगाया 12 के, तो ये कितना आ गया 12 के। ठीक है, अब 6 कूलम 1 कूलम पे लगाएगा ऊपर की तरफ फोर्स, 6 कूलम 1 कूलम पे लगाएगा ऊपर की तरफ फोर्स, कितना फोर्स लगाएगा K Q1 Q2 6 into 1। ठीक है ना, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो कितना आ गया 6 के। 12 कूलम लगाएगा 1 कूलम पे 12 के, 6 कूलम लगाएगा 1 कूलम पे 6 के ऊपर की तरफ। ठीक है ना, सिमिलरली
ऐसे सोल्व करेंगे ना तो 9 कूलम 1 कूलम पे लगाएगा, 9 कूलम 1 कूलम पे लगाएगा 9 कूलम, 9 के 12 कूलम में लगाएगा 12 के, 6 कूलम लगाएगा 6 के, 9 कूलम लगाएगा 9 के, 3 कूलम लगाएगा 3 के, ओके। 8 कूलम लगाएगा 8 के। जो 8 कूलम है वो कितना लगाएगा 8 के। 2 कूलम कितना लगाएगा 2 के, ठीक है। ऐसी वैल्यूज पुट करके निकालेंगे तो आंसर ये आएगा। आफ्टर दैट 10 कूलम लगाएगा 10 कूलम लगाएगा 10 के। 4 कूलम लगाएगा 4 के। 1 कूलम लगाएगा 1 के। ये थोड़ा सा लाइन डिसमिस्ड। 1 कूलम लगाएगा 1 पे, ऐसे 1 के। 7 कूलम लगाएगा 7 के, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन बच गया, दिस इज 11 कूलम लगाएगा 11 के। 5 कूलम लगाएगा 5 के। ऐसे प्रोसीजर करेंगे, ठीक है ना। 12 कूलम हमने वैल्यू से निकाल के देखेंगे, सोल्व करके देखेंगे तो पता चलेगा 12 कूलम कितना फोर्स लगा रहे हैं इस वाले 1 कूलम पे 12 के। 6 कूलम 6 के। 1 कूलम 1 के। 2 कूलम 2 के। 3 कूलम 3 के। 4 कूलम 4 के। 5 कूलम 5 के। 6 कूलम 6 के। 7 कूलम 7 के 7 के। 8 कूलम 8 के। 9 कूलम 9 के। 10 के 11 के 12, ठीक है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करें डायग्राम को तो कैसा बन रहा है देखो। अभी फोर्सेस जो एग्जिस्ट कर रहे हो कैसे कर रहे हैं देखो। ऐसे ऊपर लग रहा है 6 के, नीचे है 12 के, ठीक है ना। ऊपर कितना है अपना 6 के, नीचे कितना है 12 के। तो नेट फोर्स ऊपर होगा या नीचे होगा? ऑफ कोर्स ऊपर और नीचे होगा ना। 12 के माइनस 6 के कितना आ गया 6 के डाउनवर्ड। तो ये जो नेट फोर्स बचेगा अपना वो बचेगा 6 के डाउनवर्ड। यहाँ प्लॉट करेंगे उसको, ये पे करते हैं 6 के डाउनवर्ड, ठीक है भाई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद और देखो इधर है अपना 3 के और ये है अपना 6 के। ये है अपना 9 के, ये है अपना 9 के और 3 के। 9 के और 3 के। तो इन दोनों का नेट किस तरफ आएगा 9 के माइनस 3 के 6 के इस तरफ ना 6 के। ये आ गया अपने पास कितना 6 के। डन। और देखो ये कितना लग रहा है अपना 7 के और ये कितना है 1 के। ये 7 के, ये कितना है 1 के। नेट फोर्स कितना बनेगा इनका 7 के 1 के 7 के माइनस 1 के कितना आएगा 6 के ना। तो ये आ जाएगा 6 के अपना आंसर 6 के, ठीक है। 8 के और ये कितना था 2 के। तो 8 के माइनस 2 के कितना बचेगा 6 के, ऐसे ना इस तरफ। तो ये आ गया अपना 6 के इस तरफ। और देखो ये कितना था 10 कूलम 4 के ऊपर और 10 के नीचे। 4 के ऊपर 10 के नीचे। ये था 4 के ऊपर और 10 के नीचे। तो नेट कितना बचेगा 10 के माइनस 4 के, 6 के नीचे। ये आ गया 6 के ऐसे। सिमिलरली 6 के ऐसे आ जाएगा। ये वाला कॉम्बिनेशन है अपना 5 के और 11 के वाला, ठीक है ना। अब देखो टोटल एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। टोटल कितना बनेगा 360। ये कितना बनेगा यहां से लेकर यहां तक 180। ये कितना है ये वाला 90। 90 तीन इक्वल पार्ट में कितना है ये वाला 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 30 30 30, ठीक है ना। तो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज
टोटल 60 डिग्री, सिमिलरली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे इसके 6 के लिए, तो कितना आएगा 6 के 30 के साथ में कितना आ जाएगा, 6 के 30 के साथ में 6 के cos 30, 6 के cos 30 और ये ऊपर चला जाएगा 6 के sin 30, ठीक है ना। 6 के cos 30, 6 के sin 30, ये कितना है 60, 6 के 60 के साथ में क्या आएगा 6 के cos 60 और 6 के sin 60, ठीक है ना। सिमिलरली कंपोनेंट लेंगे इस वाले 6 के 30 के साथ में क्या आएगा 6 के cos 30, 6 के 30 के साथ में क्या आएगा 6 के cos 30, तो 6 के cos 30 कितने हो गए 2, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ 6 के cos 30। अच्छा 6 के 30 के साथ में 6 के cos 30 और इसके परपेंडिकुलर 6 के sin 30, ये 6 के sin 30 से ये वाला 6 के sin 30 कैंसिल। उसके बाद 6 के ये वाला एंगल 60 है, तो 6 के cos 60 के साथ का कंपोनेंट आएगा 6 के cos 60, एक पहले था तो 2 टाइम्स हो गया, एक और आगे 6 के cos 60 की वजह से, तो 6 के 60 के साथ में 6 के cos 60, इसके परपेंडिकुलर 6 के sin 60, 6 के sin 60 से ये वाला 6 के sin 60 कैंसिल। तो अब देखो नेट क्या क्या बचा, 6 के पहले था और 2 टाइम्स ऑफ 6 के cos 30 आ गया, 6 के पहले था 2 टाइम्स ऑफ 6 के cos 30 यानी कि √3/2 आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 6 के cos 60 आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 6 के cos 60 यानी कि 1/2 आ गया, और नीचे के कंपोनेंट ऊपर वालों से कट गए, नीचे केवल 6 के बचा है, तो नीचे केवल 6 के बचा है। ऊपर देखो क्या क्या बच गया, 2 से 2 कैंसिल, 6 के प्लस 6 के 12 के 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। ये तो 6 के प्लस 6 के कितना आ गया 12 के प्लस 6 के √3, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये 6 के कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2 प्लस √3, x के लोग है तो i कैप आ गया साथ में, ठीक है ना। ये फोर्स x के लोग है तो हमने क्या किया i कैप ले लिया साथ में, 6 के कॉमन निकाला था, यहाँ बच गया 2 प्लस √3, और ये 6 के y के लोग होते क्या आ गया j कैप, जो नेट फोर्स आ गया वो कितना आया 6 के इंटू 2 प्लस √3 i कैप प्लस 6 के j, ठीक है ना, ये आ गया नेट फोर्स। एक और बात है इसमें देखो थोड़ा सा, यदि 6 के ऊपर होता तो पॉजिटिव y एक्सिस के लिए होता प्लस j कैप, नीचे है तो नेगेटिव y के लिए है तो माइनस k कैप आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस आ जाएगा j कैप। तो 6 के 2 प्लस √3 i कैप माइनस 6 के j कैप, ये आ गया नेट फोर्स ऑन दिस वन, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट में आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। डन।